हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस नई वीडियो में। आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस नहीं देखे थे। इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस को भी साथ लेके चलेंगे और आगे भी इस सीरीज़ में हम चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चंस को भी करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि इसमें कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें, अगर हमारे चैप्टर का नाम है पारिस्थितिक तंत्र, तो हमें पता होना चाहिए कि पारिस्थितिक तंत्र असली में होता क्या है। ठीक है, तो देखो, पर्यावरण के घटक हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ रखे थे क्या होते हैं। एक तो या तो निर्जीव होगा या फिर वो सजीव होगा। ठीक है, तो जो दोनों घटक होते हैं सजीव और निर्जीव, वो अपनी संरचना, घटक या फिर क्रियाशीलता के आधार पर जो भी वो काम करते हैं वो क्या करते हैं, परस्पर निर्भर रहते हैं और परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए वो निर्भर रहते हैं, सजीव और निर्जीव आपस में। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी जो ये पूरा तंत्र है एक दूसरे पे डिपेंडेंसी का, इसको कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो ये जो पूरा चक्र चलेगा इस चक्र को बोलेंगे पारिस्थितिक तंत्र। यहाँ पे देखो डेफिनेशन में यहाँ पे दिया है कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है कि किसी इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सभी जीव सम्मिलित होते हैं जो एक साथ किसी नियत क्षेत्र में भौतिक, पर्यावरण यानी कि अजैविक घटक के साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैविक समुदाय जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह, निर्धारण, जैविक संरचनाओं तक पहुंचता है और पदार्थों का चक्रण जैविक और अजैविक भागों के बीच होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया टेंसली, कब, 1935। ठीक है, इसको याद रखिएगा, MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको अभी डेफिनेशन समझा रही थी ना, यहाँ पे दिया गया है क्लियरली मेंशन। यहाँ पे देखो, पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा गतिक तंत्र है जिसमें सजीव और निर्जीव घटकों के बीच, कितने घटक होंगे पर्यावरण के, 2 घटक हैं, तो सजीव होगा, निर्जीव होगा। ठीक है, घटकों के बीच परस्पर क्रिया सम्मिलित होती है और ऊर्जा का निवेश, स्थानांतरण, भंडारण और निर्गम तथा पर्यावरण अनिवार्य पदार्थों का चक्रण होता है। ठीक है, इतना समझ गए कि पारिस्थितिक तंत्र है क्या, इतना समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि पारिस्थितिक तंत्र का एक आरेखीय प्रदर्शन दिया गया है। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है। ठीक है, क्या है समझ लिया, अब इसकी विशेषताएं देख लें। सबसे पहले हम देखते हैं कि संरचनात्मक विशेषता क्या है इसकी। ठीक है, अब संरचनात्मक विशेषता में क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र के संरचनात्मक आयाम का अर्थ क्या है, उन सभी तत्वों से है। ठीक है, उन सभी तत्वों से है जो एक पारिस्थितिक तंत्र को बनाते हैं। ठीक है, अब उसमें कौन कहने, व्यक्ति और पादप, सजीव निर्जीव यानी कि। ठीक है, अब व्यक्ति में इसकी सब सजीव आएंगे, पादपों में भी सजीव है, जंतु के समुदाय तथा पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित अजैविक कारक, यानी कि संरचनात्मक विशेषता में सभी तत्व आएंगे। वो तत्व कौन से हैं, जैविक हैं और अजैविक कारक हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अजैविक कारक को। अजैविक यानी कि निर्जीव। अब इसमें कौन कौन से हैं, अकार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, जलवायविक घटक है। ठीक है, अकार्बनिक में हम देखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बनिक में ये इस पूरे टॉपिक को आप रट लीजिएगा। ठीक है, अजैविक जो पार्ट है, क्योंकि वैसे आपको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा समझ लीजिएगा। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊँगी, आपको बस क्या है, सजीव है और निर्जीव है, और सजीव को हम बोलेंगे जैविक और निर्जीव को हम अजैविक में लेंगे। ठीक है, अब आपको पहचान ऐसे करनी है, सजीव में वो सब वस्तु आएंगी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें क्या है, प्राण है, जिसमें लाइफ है। अब लाइफ किस में है, या तो प्लांट्स में है या एनिमल्स में है, बस। उसके अलावा हमारे कुछ क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, जैसे कि कवक है और अब घटक हैं, कवक और जीवाणु। ठीक है, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मेंशन है चीज़। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें आएंगी आपकी, वो सारी किस में आएंगी, अजैविक घटक में आएंगी, चाहे वो प्रकाश हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो सब किस में आएंगे, जल, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब, तापमान, आर्द्रता, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये सब अजैविक घटक में आएंगे। ठीक है, तो आपको इतना पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जैविक को याद कीजिए कि उसमें क्या आता है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब किस में आएंगी, अजैविक में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम सजीव में जैविक। देखो इसमें आ गया है, सब सीधे सिंपल है। उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक, देखो उत्पादक वो होते हैं ना जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते, निर्भर नहीं रहते हैं। वो कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पादप। और उपभोक्ता कौन होते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि जंतु हैं। ठीक है,
अब उसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आ रहा है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। फिर थर्ड है अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? मृतपोषी जो सड़े गले पदार्थों को अपघटित करते हैं, जैसे कि कवक है, जीवाणु है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड विशेषता इसमें है क्रियात्मक विशेषता। अब क्रियात्मक विशेषता में क्या है? क्रियात्मक आयामों का अर्थ उन सभी प्रक्रियाओं से क्या है? उन सभी प्रक्रियाओं और परस्पर क्रियाओं से हैं जिन्हें पारिस्थितिक तंत्र में जीवों द्वारा किया जाता है। जीवों द्वारा जो पारिस्थितिक तंत्र में जो किया जाती है ना प्रक्रियाएं, परस्पर क्रियाएं, उन सभी को हम किस में आएंगे, किस में पढ़ेंगे? क्रियात्मक विशेषताएं में। जैसे कि ऊर्जा चक्र हो गया, आहार श्रृंखला, विविधता, पोषण चक्र, अनुक्रमण, ठीक है। अब हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र का आमाप। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई भी डाउट है ना, आप कमेंट कीजिए बेफिक्र, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। अब देखो आमाप। आमाप का अर्थ होता है ना कि वह कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी लिमिट कितनी है, ठीक है, उसका क्षेत्र कितना है। तो चलो पढ़ते हैं इसको। तो इसमें क्लियरली मेंशन है पारिस्थितिक तंत्र आमाप में जल के छोटे से डबरे, ठीक है, पैडल अथवा थलीय पर्यावरण से लेकर भूदृश्य अथवा विशाल वन बायोम, यहाँ तक कि समग्र भूमंडलीय जीवमंडल अथवा पारिस्थितिक मंडल तक विविध हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इतना पूरा दिया गया है कि जनसंख्या से, समुदाय, पारितंत्र, बायोम, जीवमंडल, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले समझते हैं कि जीवोम क्या है, ठीक है। जीवोम, यहाँ पे जीवोम दिया गया है ना, जीवोम यानी कि बायोम। अब बायोम क्या होता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया होगा अभी आपको, अभी मैं समझाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है जीवमंडल का थलीय भाग, ठीक है। थलीय भाग यानी कि भूमि का भाग अनेक क्षेत्र में विभाजनीय है, जिन्हें क्या कहते हैं? जीवोम कहते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो थलीय भाग है वो अनेक क्षेत्र में विभाजनीय है, अलग अलग उसके खंड है, उनको हम जीवोम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं जीवमंडल क्या है। अब जीवमंडल क्या है? जीवोम हम समझ गए कि थलीय भाग के अलग अलग जो क्षेत्र है उनको हम बोलते हैं जीवोम या फिर बायोम। अब हम देखते हैं कि जीवमंडल क्या है। अब जीवमंडल क्या है बताओ? जीवमंडल ना पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जीवमंडल, ठीक है। अब जीवमंडल यानी कि पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पे जीवन संभव है, ठीक है। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जीवमंडल, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा, मैं आपको समझा रही हूँ, अच्छे से ध्यान समझिएगा, क्वेश्चंस यहीं से बहुत सारे पूछ जाते हैं। तो जीवमंडल जिसे हम पारिस्थितिक मंडल भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? पारिस्थितिक मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी, जल तथा वायुमंडल का वह भाग है जिसमें अनेक अपेक्षाकृत छोटे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे दिया गया, देखो, थलमंडल, जलमंडल, ठीक है, वायुमंडल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो जीवमंडल के जो 3 सब डिवीज़न हैं उनको हम पढ़ते हैं। पहला इसमें थलमंडल, थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। यानी कि जो जलमंडल है, थलमंडल और वायुमंडल है, ये सब किसके भाग हैं? पूरे जीवमंडल का। अब जीवमंडल तो पूरा भाग है ना, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें जीवन संभव है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पृथ्वी का गैसीय आवरण जो 22.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है, याद रखना, MCQ में पूछा जा सकता है। अब देखो, अब यहाँ पे एक वो है डायग्राम दिया गया है, यहाँ हम समझ सकते हैं इसको इजीली, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जीवमंडल दे रखा है, बीच में लिख रखा है। अब यहाँ पे देखो जलमंडल है, वायुमंडल है, स्थलमंडल है। स्थलमंडल और थलमंडल दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखो जीवमंडल के 3 भाग हैं। जीवमंडल यानी कि जीवन संभव है। अब जीवन तो हर क्षेत्र में संभव है ना, तो और यहाँ पे सूर्य की उपस्थिति अनिवार्य है, ऊष्मा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया जीवमंडल और उसके 3 भाग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखो पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ना, ये वाला क्वेश्चन इसी बार एग्जाम में आया है। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन गलत रखा, और मैं साथ ही आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो एग्ज़ाम से पहले सीधे यूट्यूब से पढ़ लेते हैं या फिर कहीं नोट से पढ़ लेते हैं कहीं, ठीक है। देखो
पढ़ना वो ठीक है, बट इग्नू में ऐसा होता है कि हम इग्नू से पढ़ रहे हैं सभी बच्चे, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो डेटा होता है, ऐसा हो सकता है कि कहीं पे कोई मीटर, कोई हाइट, कुछ भी डाटा चेंज हो गया होगा, लेकिन बुक में वो चेंज नहीं हुआ है। तो हम गूगल से पढ़ के या फिर कहीं और से पढ़ के उसको वो आंसर देखते हैं, पर वो गलत माना जाएगा, क्योंकि वो अगर बुक में चेंज नहीं है तो वही आंसर सही माना जाएगा जो बुक में दिया गया है। इसलिए मैं आपको प्रेफर वही करूँगी, आप जहाँ से भी पढ़ें आप बुक से ही पढ़ें, ठीक है। अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं तो वहीं से पढ़िए जहाँ पे आपको बुक से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और सब्जेक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सीधे आपको थ्योरी लिखनी होती है, लेकिन जो एमसीक्यू वाले पेपर होते हैं ना, वहाँ पे आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाना होता है। वहाँ पे क्वेश्चंस आपके ज़्यादा गलत हो सकते हैं। अगर आप अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं, आप बुक से पढ़िएगा, मेरी रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर थे, ठीक है, लेकिन सही वही हुआ जो बुक में था, ठीक है, इसलिए बुक से पढ़ के जाना। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इसी बार रिपीट हुआ है, इसी बार आए हैं। तो इसमें क्या रहेगी, जीवमंडल महासागर के तल लगभग कितना 11,000 मीटर पृथ्वी की सतह से नीचे से लेकर पर्वतों के उच्चतम शिखरों अथवा औसत समुद्र से लगभग 9,000 मीटर, ठीक है। ये वाली हाइट आई थी 11,000 मीटर नीचे और 9,000 मीटर तक की हाइट तक, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इसी बार आया था। और फिर क्या रहेगी, जीवमंडल में सबसे प्रचुरता से जीवमंडल में सबसे प्रचुरता से जीवन महासागर की सतह से 200 मीटर और समुद्र तल से लगभग 6,000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है, ठीक है। ये वाला आपने देख लिया टॉपिक। अब आगे देखते हैं, मैं आपको वही टॉपिक अच्छे समझाऊंगी जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आने वाले हैं, और आपका पूरा कॉन्सेप्ट में क्लियर करूँगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें आगे कह रहे हैं ना, जो सजीव होते हैं, सजीवों के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो कहाँ से मिलते हैं, वायु, जल और मृदा से मिलते हैं, कहीं बाहर से नहीं मिलते, ठीक है। तो जीवमंडल में पाए जाने वाले इन पोषक तत्वों का जीवन को जारी रखने के लिए बार बार पुनर्चक्रण होते रहता है। वो जो पुनर्चक्रण कैसे होता है, अब कोई भी कारक है, जैविक कारक हो, अजैविक कारक हो, उसका एक निश्चित समय निर्धारित है ना। कोई भी जीव हो, कुछ समय के बाद तो उसकी मृत्यु तय है, तो उसकी मृत्यु होगी, ठीक है। जो उससे कार्बनिक जो तत्व होंगे, ठीक है, सब सड़ेंगे, गलेंगे, फिर उनको जो अपघटक होंगे, ठीक है, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, उनको अपघटित करेंगे, वो ज़मीन में समाएंगे, पोषक तत्व मिलेंगे, और फिर क्या होगा, उससे कोई ना कोई पेड़ बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई पेड़ सड़ता है, मतलब वो क्या होगा, पुनर्चक्रण होता रहेगा, ऐसी लाइफ चलती रहती है, पूरा लाइफ स्पैन चलता रहता है। मैं आपको भी समझाऊंगी आगे डायग्राम से, चलो मैं अभी समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, जीवी घटक है। अब यहाँ पे देखो, उत्पादक है, उत्पादक को किसने खाया, वो उपभोक्ता, भले वो शाकाहारी हो मांसाहारी हो। अब वो क्या हो गया, वो उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, कुछ समय के बाद। अब उसको अपघटित करना है, कौन करेगा, फफूंदी, जीवाणु, ठीक है, ऊष्मा तो चाहिए उसमें। फिर क्या होगा, वह वो जब सड़ेगा, गलेगा, यानी कि वो अपघटित हो जाएगा, ठीक है, अपघटित करेंगे उसको, तो फिर क्या होगा, वो उसमें खनिज बदल जाएगा, पोषक तत्व मिलेंगे, और फिर उसी से वो उत्पादक बनेगा, नए पेड़ पौधे का निर्माण होगा। ये पूरा चक्रण चलता रहता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो, जलीय तंत्र भी विभिन्न जलीय जीवन में विभाजित है, ठीक है, लेकिन उन्हें जीवोम नहीं कहते, क्योंकि ये बहुत कुछ ऐसे उनके जैसे ही होते हैं, लेकिन ये भी अपेक्षाकृत भिन्न पादप और जंतु जीवन के क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अब हम आगे सीधे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस को देख के चलते हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन सही हैं उन पे सही लगाना है, नहीं तो उन पे रॉन्ग मार्क करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र है, उसके अध्ययन की प्राकृतिक इकाई है जिसमें जीवों के समुदाय और निर्जीव पर्यावरण कारक होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कह रहा है कि सभी पारिस्थितिक तंत्रों की सुस्पष्ट सीमाएं होती हैं, जो कि गलत है, ठीक है। अब थर्ड है, पारिस्थितिक तंत्र अपने आमाप और जटिलता में अत्यधिक विविधता प्रदर्शन करते हैं, हाँ सही है। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपुरुषी और परपुरुषी हो लेकिन अपघटक नहीं हो तो वो आत्मनिर्भर हो सकता है, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। पारिस्थितिक तंत्र आत्मनिर्भर इसलिए होते हैं क्योंकि बाहरी प्रभाव से विरोधी होते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें जैविक कारकों और अजैविक कारकों को अलग अलग करना है। तो इसमें जैविक क्या आएगा, जैविक हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें है, जैविक में हमारा आ जाएगा
अच्छा, तो इसमें हमें करना है ना, उपघटकों में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा जैव घटक, फिर अजैविक घटक, उसको उपभोक्ता, फिर ऊर्जा, फिर अपघटन, फिर अकार्बनिक तत्व। हमें इसमें उपघटकों के बीच ऐसे व्यवस्थित करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र की घटक, सीधे हम घटक पे चलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ रखा है, हमें इतना अच्छे से पता है कि कितने घटक होते हैं, या तो जैविक घटक होगा फिर अजैविक घटक होगा, ठीक है। तो चलिए सीधे नीचे हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम दे रखा है अजैविक घटक। अजैविक घटक तो हमें पता ही है, उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके। अब हम सीधे देखते हैं जैविक घटक। अब जैविक घटक में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें कह रहे हैं ना उत्पादक। अभी मैं आपको पढ़ा रही थी ना उत्पादक क्या होते हैं, तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम। उत्पादक को हम सपोज भी बोलते हैं, ठीक है। ये हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, सपोसी, परपोसी, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें 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 यही पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले देखो उत्पादक होते क्या। उत्पादक वो होते हैं जो अपना जो भोजन होता है ना वो स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंडेंस नहीं रहते। और भोजन स्वयं ही किसके माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करते हैं, ठीक है। समझ गए, इतना तो ईजी है समझना। तो इतना समझिए। उसके बाद इसमें एक और चीज़ कह रहा है ना, इसमें सूर्य की उपस्थिति होना कंपलसरी है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, ठीक है। अब देखो दूसरा कह रहा है कि रसो संश्लेषी, कीमोसिंथेटिक, ये ऐसे जीवाणु है ना, वो अपना भोजन बनाते तो स्वयं ही है, उत्पादक की तरह, प्लांट्स की तरह, लेकिन वो सूर्य की, उनको सूर्य नहीं चाहिए अपने भोजन बनाने के लिए। दे आर नॉट डिपेंड ऑन द सन, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की ऊर्जा की बजाय पृथ्वी के भीतरी भागों से, ठीक है, पृथ्वी के भीतरी भागों से निर्मुक्त होने वाले सामान्य रसायनों से रसो संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, समझ गए। मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, ठीक है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन उन्हें सूर्य की ज़रूरत नहीं है। वो पृथ्वी के अंदर से सामान्य रसायनों से अपनी प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है सीधे लास्ट में लाइन, अगर आप देखेंगे, जो जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित करने में सक्षम होते हैं उन्हें सुपोषी अथवा उत्पादक कहते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम। अब अगर आगे हम देखें तो हम अब पढ़ेंगे उपभोक्ता के बारे में। अब उपभोक्ता क्या होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन बनाने में असमर्थ रहते हैं स्वयं, और अपनी आवश्यकताओं के लिए, ऊर्जा की पूर्ति के लिए किस पे निर्भर करते हैं? किस दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, ठीक है। उनको तथा परपोषी, भक्षपोषी ऐसा उपभोक्ता कहलाते हैं। अब उपभोक्ता में कौन कौन आएगा? जैसे कि जंतु, हम, बकरी, गाय, हिरण, खरगोश, ये सब आएंगे उसमें, ठीक है। अब अपना जो हरे पादप को खाएगा, ठीक है, सबसे पहले तो उत्पादक जो स्वयं अपना भोजन बनाएगा, उसमें कौन आएगा? पादप आएंगे। अब जो हरे पादप को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे, ठीक है। जिसकी प्राथमिक उपभोक्ता उसमें आ जाएंगी तुम्हारी बकरी, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता अथवा साग भक्षी कहलाएंगे, जैसे कि हर्बीवोरस। अब जो किसी साग भक्षी को खाएंगे, जैसे कि बकरी को खा लिया, अब कौन खाएगा? जैसे कि बाघ ने खा लिया। जैसे कि इसमें दे रखा है कि पक्षी जो ग्रास ऊपर के खाते हैं। अब ग्रास ऊपर ने घास को खाया, और घास को, अब ग्रास ऊपर को पक्षी ने खा लिया, तो उसको क्या कहेंगे? मांस पक्षी कहेंगे, ठीक है, मांस भक्षी कहलाएंगे। और ये मांस भक्षी द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे, ठीक है। अब जो ऐसे मांस भक्षी को खाएंगे जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, तो उनको हम तृतीय उपभोक्ता कहलाएंगे, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब घटक और मृतपोषी के बारे में जानते हैं। और ये पूरी जो साइकिल है, प्राथमिक उपभोक्ता, ये सब पूरा मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं अब घटक के बारे में। उपभोक्ता और उत्पादक दोनों अपना जीवन चक्र पूरा करके मर जाते हैं। अब उनकी जनसंख्या की जो नई पीढ़ी है विकसित हो जाती है। लेकिन जो मृत जीव हैं, अगर वो मर गए, उनका क्या होगा? अब उनको जो अपघटित करेंगे वही तो अपघटक और मृतपोषी विघटक कहलाते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में मृत जीवों के कार्बनिक तत्व का सतत विखंडन अथवा अपघटन होता रहता है, और पदार्थों का निरंतर चक्रण होता रहता है, ठीक है। अब ये जीव क्या कहलाते हैं? अपघटक, मृतपोषी अथवा विघटक कहलाते हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आगे। और इसमें पे देखो अधिकांश जो मृतपोषी होते हैं ये सभी क्या होते हैं? प्रकृति के होते हैं, सभी परपोषी प्रकृति के होते हैं। अब हम देखते हैं आगे, हम सीधे देखेंगे पोषी स्तर के बारे में देखते हैं हम, ठीक है। पोषी स्तर यानी कि पोषी स्तर 1 में वो आता है ना,
स्तर यानी कि जो हमारी पूरे आहार श्रृंखला चलती है, जो पूरा हमारा पारिस्थितिक तंत्र चलता है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो पादप आता है यानी कि उत्पादक जो आएगा, वो सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट होगी जो चेन, तो उत्पादक जहाँ होगा उसको पोषी स्तर 1 में हम रखेंगे, सपोषी। और जो शाक पक्षी होगा यानी कि जो उत्पादक को खाएगा, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा वो पोषी स्तर 2 में आएगा, उसको हम परपोषी बोलेंगे। प्रपोषी सिर्फ फर्स्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद बनाना अपना भोजन, और सब तो डिपेंडेंस है, ठीक है, इतना समझ लो। अब ऐसा है कि ना परपोषी ने सपोषी को खाया, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, ये पूरी साइकिल चलती रही, ठीक है, ऐसा चलता रहा। और यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। अब जैसे कि फर्स्ट है उत्पादक यानी कि घास है, ठीक है, पादप है। अब पादप को किसने खाया, पादप ने अपना भोजन स्वयं बनाया, पादप, ठीक है। अब पादप को खाया इसने प्रथम शाक पक्षी ने, प्रथम उसको हम प्रथम उपभोक्ता ने जिसने खाया वो पोषी स्तर 2 में आएगा, जैसे कि उसको टिड्डे ने खा लिया, ठीक है। अब टिड्डे को किसने खाया, टिड्डे को जिसने खाया यानी कि उसने मांस खाया, तो उसको मांस भक्षी बोलेंगे और वो द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगा। और पोषी स्तर 3, पोषी स्तर इस प्रकार बढ़ता रहेगा, और पहला उत्पादक होगा, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएगा, ठीक है, साइकिल बढ़ जाएगी। और ये मांस भक्षी, अब पक्षी को किसी और ने खाया, जिसने उसको खाया वो तृतीय उपभोक्ता में आएगा, पोषी स्तर 4, और ऐसे ही पूरी साइकिल चलती रहेगी और ये बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि पहले, दूसरे और तीसरे पोषी स्तर पर पाए जाने वाले जीवों में से प्रत्येक के 2 एग्जाम्पल दो। अब पहले का देखो गेहूँ और मक्का, ठीक है। अब द्वितीय देखो बकरी या फिर चूहा, ठीक है। अब तृतीय देख लो शेर बिल्ली। अब बकरी को शेर ने खाया और चूहे को बिल्ली ने खाया। ये क्या है कि प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर और तृतीय पोषी स्तर, ठीक है। अब देखो तो अपनी पसंद अनुसार किसी भी जीव को चुनकर दिखाइए किस प्रकार अनेक भिन्न पोषी स्तर पर पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हुआ। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप, ठीक है। घास है, टिड्डी ने खाया घास को, टिड्डी को मेढक ने खाया, मेढक को सर्प ने खाया, सर्प ने चील को खाया, मतलब चील ने सर्प को खा लिया। ये फर्स्ट पोषी स्तर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। सेम यहाँ पे जल स्तर। अब ये उत्पादक है, ये क्या है, उपभोक्ता 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 उपभोक्ता, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता, ठीक है। और ये उत्पादक हो गया, समझ गए। पोषी स्तर ऐसे बढ़ता रहेगा। ये सब क्या है, पूरी हमारी आहार श्रृंखला चलती रही, पोषी स्तर बढ़ता रहा। फर्स्ट हमारा उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, उपभोक्ता जो दूसरे पे डिपेंडेंस रहेगा। प्राथमिक उपभोक्ता जो हमारा होगा वो हमारा शाक भक्षी होगा, यानी कि वो उत्पादक को खाने वाला जो शाकाहारी होता है। उसके बाद सारे मांस भक्षी आएंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा काफ़ी इजीली, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हमने आहार श्रृंखला पढ़ ली, अब हम आहार श्रृंखला के प्रकार देख लेते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें चराई आहार श्रृंखला, यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन। तो इसमें क्या आता है, इस प्रकार की जो आहार श्रृंखला होती है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, शाक भक्षी होते हैं, जो पादप अथवा पादप भाव का उपयोग करके अपने भोजन के रूप में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, चील, ठीक है, यानी कि चराई की तरह आहार श्रृंखला है, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम, शिखर हमारी अपरद डेट्रिटिस। इस प्रकार की आहार श्रृंखला जंतु और पादप कायम के मृत, यानी कि जो मर चुके हैं, ठीक है, मृत कार्बनिक के अपक्षयी और उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों से आरंभ होती है, जैसे कि लिटर है, खाद, फिर उसको कीट, फिर छोटे मकड़े, ठीक है। यहाँ पे दे रखा भी है, डायग्राम दे रखा है, आप इसे इजीली समझ सकते हैं। थर्ड है हमारा परजीवी आहार श्रृंखला, ठीक है। अब इस प्रकार की जो आहार श्रृंखला होती है ना, हरे पादप से प्रारंभ होकर परजीवियों अथवा शाक भक्षी तक जाती है, जिनको परजीवी जीव खाते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, जीवरा, सूत, कृषि, मृतपोषी, जीवाणु। अब देखो पारिस्थितिक तंत्र हमने समझ लिया, हमने पोषी स्तर समझ लिया, आहार श्रृंखला समझ लिया, आहार श्रृंखला के प्रकार समझ लिए। अब हम देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के कार्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, किसी पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थ के चक्रण और ऊर्जा के उपयोग की प्रक्रियाएं
पारिस्थितिक तंत्र के मौलिक कार्यों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में जो क्या होता है, ऊर्जा का चक्रण होता है, ऊर्जा की उपयोग की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, पदार्थ का चक्रण होता है। और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का चक्रण नहीं होता, ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है, पदार्थ का चक्रण होता है, ऊर्जा की उपयोग की प्रक्रियाएं होती हैं। क्यों नहीं होता ऊर्जा का चक्रण? क्योंकि सौर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। ठीक है, इसी तरह पारिस्थितिक तंत्र को अपने कार्य और संरचना को बनाए रखने के लिए उच्च गुणवत्ता की ऊर्जा के सतत अंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा सौर ऊर्जा द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, और इसी कारण पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं? मुक्त तंत्र भी कहते हैं। और फिर देखो, सूर्य के बगैर हमारे पृथ्वी के जीवमंडल में जल्द ही ऊर्जा की कमी हो जाएगी और वह ध्वस्त हो जाएगा, ऐसा इसमें कहना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्पादक, जैसा कि आप जानते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, और पोषकों तथा की सौर ऊर्जा का उपयोग करके पोषकों को खाद्य पदार्थों में रूपांतरित कर देते हैं जो उनके शरीर में भंडारित रहते हैं। ठीक है, सभी खाद्य पदार्थ अथवा पोषक जिनका हम अथवा कोई जंतु उपभोग करता है को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे उत्पादकों का प्रयास प्राप्त किया जाता है। इसके फलस्वरूप सूर्य से विभिन्न जीवों में होकर और फिर अंतरिक्ष में ऊर्जा को सतत प्रभाव बना रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहना है कि सूर्य क्या है, सूर्य के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये मैंने आपको पूरा पढ़ा। इसमें कह रहे हैं कि सूर्य क्या है, कुछ ना कुछ टाइम बाद उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगा, ऐसा इसमें कहना है। यहाँ पे देखो, इसमें कह रहा है कि सूर्य ऊर्जा का मूलभूत स्रोत है। ठीक है, अब ऊर्जा का जो एकमात्र सबसे जो पुराना स्रोत है कौन है? सूर्य ही तो है। ठीक है, जो प्राकृतिक स्रोत है, जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकता को पूरा करता है। क्योंकि ऊर्जा कहाँ से मिली? सूर्य से तो मिल रही है। ऐसा पाया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल का तथा आने वाले थर सौर ऊर्जा का 30% भाग वायुमंडल तंत्र से परावर्तित हो जाती है। बची हुई 70% ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में अवशोषित होती है। इससे ही 90% ऊर्जा वायुमंडल में ही तथा बाकी पृथ्वी पर अवशोषित होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऊर्जा के पोषण और प्रभाव में पोषकों का परिसंचरण भी सम्मिलित है। अब इसमें क्या है? मूल कार्बनिक तत्व जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ मात्रा में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, इतना हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन है इसमें, बोध प्रश्न 3 क्या कह रहे हैं कि इस कथन को समझाइए, हमारे ग्रह के लिए ऊर्जा का प्रथम स्रोत सूर्य है। अभी तो हम सबको पता है। ठीक है, अब कैसे? अब किसी भी इसका आंसर देखो कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र होगा ना, उसमें उत्पादक सौर ऊर्जा का उपयोग करके ही अपना भोजन बनाते हैं। अब कोई भी उत्पादक पौधे हैं, अब जहाँ पे कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है जहाँ पे शुरुआत उत्पादक से हो रही है, जहाँ पे पोषी स्तर 1 में हमारा उत्पादक है, तो वो उस जो स्वपोषी अपना भोजन कैसे बनाएगा? सूर्य की उपस्थिति अनिवार्य है ना प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगर वो ही नहीं होगा तो कैसे होगा? तो ठीक है, अब इतना नहीं हो पाएगा। पादप ऊतक जिनमें भंडारित सौर ऊर्जा होती है, शाक पक्षी के लिए ऊर्जा के स्रोत का काम करते हैं। अब उनसे जो ऊर्जा मिलेगी, जो शाक पक्षी होंगी उनमें ऊर्जा का परिसंचरण होगा। ठीक है, और शाक पक्षी ऊर्जा को मांस पक्षी तक पहुंचाते हैं। ये आगे स्तर तक चलती रहती है। अगर सूर्य ही नहीं होगा तो फिर वो ऊर्जा कहाँ से ऊर्जा आएगी, कहाँ से ऊर्जा का परिसंचरण होगा? कि ऊर्जा बढ़ती रहती है ना, इसलिए। अतः हमारे पृथ्वी ग्रह को एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र मानने पर उसके लिए ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में के द्वारा प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? उत्पादक द्वारा। ठीक है, ये तो ईजी है। अब हम देखते हैं पोषक चक्र। ठीक है, अब जो पोषक चक्र है उसमें 2 हैं, एक तो गैसीय चक्र है, एक अवसादी चक्र है। पहले हम देख लेते हैं कि पोषक चक्र है क्या। ठीक है, वे पोषक जिनकी आवश्यकता जीवों को बड़ी मात्रा में होती है वे वृहद पोषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृहद पोषक कहलाते हैं, जिनकी आवश्यकता बड़ी मात्रा में होती है। जबकि जिनकी आवश्यकता अल्प और कम मात्रा में होती है, कि जिनकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, वो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले 100 से अधिक रसायनों में से 40 सजीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों और यौगिकों के रूप में हमारे शरीर का लगभग 97% द्रव्यमान घटक बनाते हैं, और सभी सजीवों के द्रव्यमान घटक का 90% से अधिक भाग बनाते हैं। इसके अतिरिक्त 15 से 25 अन्य तत्वों की पादप और जंतुओं की उत्तरजीविता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। अब ठीक है,
अब यहाँ पे 2 चक्र है, तो गैसीय चक्र है, दूसरा में अवसादी चक्र है। अब गैसीय चक्र में क्या है, जिसमें भंडारण स्थल वायुमंडल अथवा जलमंडल होते हैं, ठीक है। भंडारण स्थल, अब किसका भंडारण है, पोषक तत्व का होगा, वायुमंडल और जलमंडल है। और अवसादी में जिसमें स्थल भूपट होता है, ठीक है, भूपरपट। अब हम देखते हैं गैसीय चक्र। गैसीय चक्र में पहले हमारा जल चक्र आएगा, कि इसमें गैसीय चक्र में क्या है, वायुमंडल और जलमंडल की बात करी जा रही है। सबसे पहले हम उसमें जल चक्र की बात करेंगे। अब यहाँ पे साइड में एक देखो बॉक्स दिया गया है, इसमें कह रहा है कि जीव द्रव्य क्या है, प्रोटोप्लाज्म। देखो, अगर आप बचपन में आपने साइंस अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा वो क्या होता है, वो जीवन का भौतिक आधार है, हमारे सेल में होता है, ठीक है। वो जल का भाग होता है, ठीक है। मानव रुधिर में, हमारे खून में 90% जल होता है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं जल चक्र यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब जल चक्र यानी कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जल चक्र हम डायग्राम में बनाते थे बचपन में। तो चलो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि जल चक्र क्या होता है। अब जल जो चक्र होता है ना, जल चक्र यानी कि जो पानी होता है उसका चक्र अब कैसे चलता रहता है, समझो। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ो, जल जीवन के लिए हमारे सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है, ठीक है। औसतन किसी भी जीव के देह भार का 70% भाग क्या होता है, जल होता है। ये एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कारक है जो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्यों का निर्धारण करता है। अब देखो, उन सभी तत्वों का चक्रण भी जल द्वारा निर्भर होता है, क्योंकि यह विभिन्न चरणों में उनके परिवहन का साधन प्रदान करता है, ठीक है। अब देखो, जल पृथ्वी की सतह के लगभग 70% भाग को घेरे, ठीक है, जल जो हमारे अर्थ में है। अब पीने का पानी तो बहुत कम है, कितना है, 1% से भी कम है। ये तालों, नदियों और महासागरों में पाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, हाँ, पर याद अच्छे से पढ़ना। सिर्फ महासागरों में ही पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97% भाग है। शेष में से अधिकांश ध्रुवीय हिम ग्लेशियरों में हिमीकृत है। 1% से भी कम जल नदियों, तालों, जलभरों और मीठे पानी के रूप में उपस्थित है, ठीक है। कितना, 1% से भी कम है। ये वाला क्वेश्चन इस बार आ चुका है, 1% से कम वाला, ठीक है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एक ऑप्शन 3% भी था। बहुत से बच्चों ने वो वाला कर रखा है, उन्होंने कहीं और से पढ़ रखा होगा, लेकिन बुक में देखो, बुक में वो सिर्फ 1% दे रखे हैं। कहीं पे बच्चे 3% बोल रहे थे, लेकिन सही आंसर सिर्फ 1% है, ठीक है। मीठे पानी वाला क्वेश्चन जो था। अब देखो, इतना कम परसेंट हमारे लिए पानी है पीने के लिए। वैसे तो पानी की मात्रा ज़्यादा है, पर पीने योग्य पानी कितना कम है। फिर भी पृथ्वी के कुल जल का यह नगण्य भाग सभी प्रकार के जलीय और जलीय जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। जल की भूमिगत आपूर्ति भी है। अब हम देखो, आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी पर ना जल जो है महासागरों, भूमि, वायुमंडल के द्वारा गति करते हुए चक्रण करता है। चक्रण कैसे होता है, अब वर्षा होती है, ठीक है, जल समुद्रों में, झीलों के माध्यम से, कई नदियों के माध्यम से समुद्र मिलता है, वही वाष्पित होकर फिर आसमान में जाते हैं, और वही संघनन के माध्यम से संघनन होता है, फिर पृथ्वी में वर्षा के माध्यम से फिर दोबारा ये पूरा चक्रण चलता रहता है, पृथ्वी से आकाश, आकाश से पृथ्वी, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि वायुमंडल से जल हमेशा क्या, हिम के रूप में वर्षण अथवा महासागरों और भूमि पर आता है, ठीक है। वर्षा और पिघले हिम का जल भूमि से या तो वाहजल द्वारा सरिताओं और नदियों और उपसतही भूजल से महासागरों में जाता है, अथवा वाष्पन द्वारा भूमि से वाष्पीकृत होता है, ठीक है। ये हमें सबको पता है। अब हम आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है ना, मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल को इस हद तक प्रदूषित करके पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं कि वर्षा के पैटर्न परिवर्तित हो रहे हैं। अब देखो, क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ गया है, ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट इतना चेंज हो चुका है कि जो पूरा पैटर्न था, ठीक है, पूरा चक्रण था पूरा, वो चेंज हो चुका है। क्योंकि बहुत लंबी अवधि तक सूखा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अफ्रीका जैसे देश में वर्षों तक जारी रहता है। दूसरी तरफ जबकि USA और भारत जैसे देश में विनाशकारी बाढ़ों का कारण बन रहा है। अब ऐसा हो रहा है कि गर्मियाँ जो हो रही हैं बहुत, कभी कभी बहुत पहले स्टार्ट हो जा रही है, कभी बहुत लेट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ठंड बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रही है। फिर जो पूरा टाइम होता था, टाइम पीरियड गर्मियों का, ठंडियों का, मौसम का, पूरा चेंज हो चुका है। गर्मी में
तापमान इतना हाई जा रहा है क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ गया है, ठीक है, पर्यावरण में क्षति इतनी हो चुकी है, ठीक है। अब वो क्योंकि कोई भी मृत जानवर होते हैं उनको क्या करते हैं, बहुत से लोग नदियों में फेंक देते हैं, कूड़े को नदियों में फेंक देते हैं, पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है। इसकी वजह से पूरा चक्रण ही चेंज हो चुका है, ठीक है। वर्षा का पैटर्न ही परिवर्तन हो गया, बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, इंडिया में ही बहुत कम बारिश हो रही है। अब देखो यहाँ पे जो चक्रण दिया गया है ये इसकी अभी मैं आपको बात कर रही थी, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या हो रहा है, वर्षा होगी, ठीक है, फिर उसका वाष्पन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, फिर ये पूरा चक्र ऐसे चलता रहेगा। और वाष्पन के लिए सूर्य की उपस्थिति अनिवार्य है ऊर्जा के लिए, ठीक है। इतना समझ के अब हम देखते हैं कार्बन चक्र को पढ़ते हैं। कार्बन चक्र यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तुलना में कार्बन वायुमंडल का एक अल्प घटक है। अब सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है हमारे वायुमंडल में, कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड नंबर पे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन वह तत्व है जो समस्त कार्बनिक पदार्थों को कोयले और तेल से लेकर डीएनए अम्ल स्थिर रखता है, ठीक है। किसको, वह यौगिक जो आनुवंशिक सूचना का वहन करता है। अब कार्बन के बगैर जीवन संभव नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेटों के उत्पादन के लिए अनिवार्य है, ठीक है, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अब पादप इस प्रक्रिया में के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उपयोग करते हैं, ठीक है। और कार्बन सभी जीवों के निर्माण की इकाई है, ठीक है। महासागरों, वायुओं और यहाँ तक कि चट्टानों का भी भाग है, ठीक है। कार्बन चक्र में कार्बन या तो कार्बनिक अथवा अकार्बनिक रूप में हो सकती है। अधिकांश कार्बनिक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। सारा हमारा किसके बारे में दे रखा है, कार्बन के बारे में दे रखा है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें पढ़ के बताती हूँ। जो कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर आधारित है, यानी किस पे आधारित है, ये गैस पर आधारित है। थली पारिस्थितिक तंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से तथा जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में जल से निष्कासित होता है, ठीक है। अब महासागरों में जो वायुमंडल की तुलना में 50 गुना अधिक CO2 होती है, महासागरों में वायुमंडल से भी ज़्यादा कितनी होती है, 50 गुना ज़्यादा होती है। और ये एक प्रमुख कारण भंडारण सिंह का कार्य करते हैं, कौन, महासागर, ठीक है। और इस प्रकार भूमंडलीय कार्बन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और जो समुद्री प्रजातियां हैं प्रकाश संश्लेषण के समय कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती है, ठीक है। अब जो वायुमंडल है भंडारण में कार्बन हरे पादप में जाते हैं। इतना तो मैं चलो इतना बेसिक जानकारी है, ठीक है। कार्बन चक्र वायुमंडल में CO2 के स्तर को प्रकाश संश्लेषी अंतर्ग्रहण के बावजूद भी 0.032% पर बनाए रखता है। अब ठीक हो, इतना तो समझ गया। अब यहाँ पे लास्ट एक इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है। यदि कार्बन चक्र द्वारा अत्यधिक कार्बन निर्मुक्त हो जाए ना तो वायुमंडल ठंडा हो जाएगा। यदि वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन मिला जाए तो तापमान अधिक गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब देखो भूमंडलीय कार्बन चक्र, देखो इसमें इतना पूरा दे रखा है। फिर हमारा नाइट्रोजन चक्र पढ़ना है हमें, फिर हमें पढ़ना है अवसादी चक्र, ठीक है, सल्फर चक्र, बहुत सारे हैं। उसके बाद हमारा बोर्ड प्रश्न 4 है, फिर पारिस्थितिक अनुक्रम। तो अब हम पढ़ते हैं भूमंडलीय कार्बन चक्र, ठीक है। अब इसमें क्या रहा है, कुछ कार्बन एक दीर्घकालिक चक्र में प्रवेश कर जाती हैं जिसे भूमंडलीय कार्बन चक्र कहते हैं। कौन से चक्र में, दीर्घकालिक चक्र में। अब इस चक्र में क्या होता है, इस चक्र में कार्बन कार्बनिक तत्व के रूप में दलदल को पीठ परतों और भूरभूमियों में अथवा अघुलनशील कार्बोहाइड्रेटों कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में विभिन्न समुद्र सीपियों में जलीय तंत्रों के तलीय अवसाधनों में संचित हो जाता है, ठीक है। और साथ ही यह अवसादी कार्बन अंततः अवसादी सैलों जैसे चूना पत्थर और डोमाइट में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, चूना पत्थर होता है ना जो, और डोलोमाइट में, ठीक है। और गहरे महासागरों में ये कार्बन लाख वर्षों तक दबा रहते हैं। कितने टाइम तक, लाख वर्षों तक, जब तक कि कोई भूवैज्ञानिक गति इन सैलों के समुद्र तक ऊपर नहीं ले आए। अब देखो कुछ जो कठोर जल सामान्यतः कभी न कभी चूना पत्थरों से प्रभावित होता है और इनके कार्बोनेटों को ग्रहण कर लेता है, जो जल को उबालने पर पात्र में फर के रूप में जगह हो जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कार्बन हमारे लिए। अब जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है।
और जो प्राकृतिक गैस भी कार्बन चक्र का ही भाग है, क्योंकि जो अपने कार्बन यौगिक को अनेक वर्षों तक के बाद भी निर्मुक्त कर सकते हैं। ये जीवाश्म ईंधन कार्बनिक यौगिक हैं जो अवघटित होने से पहले दब गए थे और फिर समय और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा ठोस अथवा द्रव का हाइड्रोकार्बन ईंधनों में रूपांतरित हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके परिणामस्वरूप होने वाली जलवायु परिवर्तन की परिघटना वर्तमान में प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में अग्रणी है, जिसका विश्व सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हो गया। ठीक है, क्योंकि गर्मी का स्तर इतना बढ़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा लू हो रही है, लोग घरों से बाहर धूप में काम करना मुश्किल हो गया है। ठीक है, परिवर्तन कितना हो गया, जल में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो जलवायु बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। टेम्परेचर हम देख ही रहे हैं कितना हाई जा रहा है आजकल। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है डायग्राम स्थलमंडलीय कार्बन का। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। नाइट्रोजन चक्र तो हमने बचपन में पढ़ा ही है। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, एक महत्वपूर्ण घटक है जो सभी सजीवों के ऊतकों की निर्माण इकाई है। ऊतक क्या होते हैं, जो हमारी कोशिका होती है ना, हमारे जीवन की सबसे छोटी मौलिक इकाई। ठीक है, टिश्यू बोलते हैं जिसको। अब कोशिका जो होती है उसके जब अगर हम बहुत सारी कोशिका अगर एक साथ मिलेंगी समान कार्य संरचना वाली, तो वो ऊतक का निर्माण करेंगी। ठीक है, ऊतक की निर्माण इकाई है। अब ये सभी प्रोटीनों का भार अनुसार 60% भाग बनाता है। ठीक है, सभी प्रोटीनों का। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन की अनंत आपूर्ति है। अब सबसे ज़्यादा क्या नाइट्रोजन ही तो है, लेकिन इसके तात्विक प्रकार जो अधिकांश सजीवों द्वारा सीधे उपयोग नहीं किया जाता। अब सीधे उपयोग में नहीं आता। कैसे, नाइट्रोजन की यौगिकरण की आवश्यकता होती है, यानी ये पादपों द्वारा ग्रहण किए जाने से पहले अमोनिया नाइट्रेटों अथवा नाइट्रेट में परिवर्तित होता है, क्योंकि पौधे इसका ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन का, लेकिन ऐसे सीधे नहीं होता है। क्यों, अब सीधे नहीं होता, पहले अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्रेट में बदलता है। ठीक है, अब पृथ्वी पर जो नाइट्रोजन यौगिकरण होता है ना, उसके 3 भिन्न तरीकों से होता है। ठीक है, अब सबसे पहले है कुछ मुक्तजीवी जीवाणु और नीलहरित शैवाल जैसे कि एनाबिना, ठीक है, स्पाइरुलाइना, और सहजीवी जीवाणु जैसे कि राइजोबियम द्वारा मनुष्य द्वारा औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे उर्वरक कारखानों के प्रयोग से कुछ मात्रा में बिजली कड़कने और गरज जैसी वायुमंडलीय घटनाओं से। ठीक है, अब देखो जैसा कि आप चित्र देख सकते हैं, तो हमने भी चित्र देखा। नाइट्रोजन किसी भी समय भिन्न खंडों अथवा पूलों में बंद हो, जैसे कि वायुमंडल, मृदा, जल, जीव में। ठीक है, बार बार होने वाली गरज वायुमंडल गैसीय नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट में परिवर्तित कर देती है, जो भी वर्षण के द्वारा पृथ्वी की सतह पर और फिर मृदा में पादपों द्वारा उपयोग के लिए पहुंच जाती है। ठीक है, ठीक है, अब यद्यपि अधिक महत्वपूर्ण कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो वायुमंडल नाइट्रोजन को अमोनियम आयनों में यौगिकृत करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अब देखो इतना तो पढ़ लिया। अब हम देखते हैं सीधे मृदा में जो जीवाणु द्वारा संश्लेषित नाइट्रेटों को पादप ग्रहण करके एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जो प्रोटीन की निर्माण इकाई है। ठीक है, कौन करते हैं, जीवाणु जो होते हैं नाइट्रेटों को पादप ग्रहण करके एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। उत्सर्जन के समय और सभी जीवों की मृत्यु होने पर नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में मृदा में वापस आ जाती है। देखो कितना सही चक्कर चल रहा है ना, अमोनिया में परिवर्तित हो रहा है, फिर नाइट्रोजन में, मृदा में तथा महासागरों में भी कुछ विशेष विनाइट्रीकरण जीवाणु जैसे कि सुडोमोनास होते हैं, जो नाइट्रेट को तात्विक नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से साइकिल हमारी चलती रहेगी। देखो पूरी साइकिल हम देख सकते हैं किस प्रकार से नाइट्रोजन का यहाँ पे पूरा चक्रण हो रहा है। ठीक है, अमोनियम में, नाइट्रेट्स में। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें जो जीवाणु है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब हम देखते हैं अवसादी चक्र। अवसादी चक्र कैसे, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम अवसादी चक्र के माध्यम से परिसंचरित होते हैं। किस चक्र के माध्यम से, अवसादी चक्र के माध्यम से। कौन, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, चलो पढ़ते हैं फिर। देखो सल्फर कुछ हद तक मध्यवर्ती होते कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 यौगिक जो होते हैं ना, इसमें जो 2 यौगिक होते हैं
दो यौगिक हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सामान्य रूप से अवसायी चक्र में गैसीय घटक मिलाते हैं। ठीक है, अवसायी चक्र में सम्मिलित तत्व सामान्यतः वायुमंडल से होकर चक्र नहीं करता है, लेकिन प्रवाह के मूल पैटर्न को अपरदन, अवसादन, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी क्रिया और समुद्री पक्षियों के उत्सर्जीव तत्वों द्वारा जैविक परिवर्तन को अपनाता है। ठीक है, अतः क्या इसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है नीचे, तो देखते पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सल्फर चक्र के बारे में। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया, अवसायी चक्र भी पढ़ लिया। ठीक है, हम सल्फर चक्र के बारे में पढ़ते हैं। अब सल्फर चक्र जो है ना, एक अल्प गैसीय प्रावस्था के अधिकतर अवसादी होता है। जैसे कि पहले बताया गया है, क्या बड़ा सल्फर भंडार मृदा में और अवसादों में निहित है, जहाँ यह कार्बनिक अथवा तथा अकार्बनिक निक्षेपों में सल्फेटों, सल्फाइड और कार्बन सल्फर के रूप में बद्ध है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें पूरा सल्फर के चक्र के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, एक बार आप इसको खुद भी रीडिंग करना, जितने भी चक्कर बताए, क्योंकि ये ऐसी वो नहीं चीज़ें नहीं जो आपको अचानक से पूरी याद हो जाए। पूरा थ्योरी है। ठीक है, पूरा आपको एक बार अच्छे से रिपीट करना होगा, क्योंकि MCQ वाले क्वेश्चन हैं, एक बार पढ़ने में आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार आप इसको खुद पढ़ना तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो ये हमारा सल्फर चक्र, एक बार आपको खुद पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा दे रखा है चक्र, इसके बारे में। अब इसमें देखो बोध प्रश्न 4 क्या कह रहेगी, निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या है, कौन सा कार्बन चक्र में योगदान है। अब कौन सा है, श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण, जीवाश्म, सभी हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी। जीवमंडल में नाइट्रोजन का प्रमुख भंडार क्या है, अभी हमने पढ़ा, क्या, सेकंड क्वेश्चन है। सबसे बड़ा बी का हमारा फर्स्ट होगा वायुमंडल, सबसे ज़्यादा तो वायुमंडल में ही है। थर्ड है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, असत्य है, उनके बारे में बताना है। ठीक है, जल चक्र सौर ऊर्जा से संचालित होता है, सही, बिल्कुल सही है ये। अब जल चक्र में सूर्य की उपस्थिति तो अनिवार्य है, नहीं तो वाष्पीकरण ही कैसे होगा, है ना। सेकंड है, कार्बन चक्र में कार्बनिक अथवा अकार्बनिक होता है, ये हमारा सत्य है। ठीक है, कार्बनिक भी होता है, अकार्बनिक भी होता है। महासागर में वायुमंडल की तुलना में लगभग 30 गुना कम कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये तो असत्य है, ऐसा तो नहीं था। क्या था, कितने गुना था, क्या था, आप इसको कमेंट में बताना। ठीक है, आपके लिए होमवर्क होगा। सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम चक्र पूर्णतः अवसादी है, असत्य है ये। पादप सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करते हैं, नहीं, ये भी गलत है। अब हम देखते हैं पारिस्थितिक अनुक्रम। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है समुदाय एक जैविक समुदाय भी कहलाता है। जैविक समुदाय को किसी नियत स्थान परस्पर क्रिया करने वाली समष्टियों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जैविक समुदाय पारिस्थितिक तंत्र के सजीव भाग को प्रदर्शित करता है और एक गतिशील इकाई की तरह कार्य करता है, जिसमें पोषी स्तर, ऊर्जा प्रवाह और पोषण की चक्रण प्रणाली होती है, जैसे पहले वर्णित किया जा चुका है। अब हम देख लेते हैं पारिस्थितिक अनुक्रम जो उसके कितने प्रकार है। तो इसमें क्या है ना, पारिस्थितिक परिवर्तन काफ़ी अनुमेय और क्रमिक होते हैं। ठीक है, किसी पारिस्थितिक समुदाय के भीतर प्रजाति संयोजन समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि कुछ प्रजातियां अधिक प्रवाही होती हैं और अन्य अस्तित्व क्षीण हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो परिवर्तन होता है, कुछ तो अधिक प्रवाही होती हैं, कुछ नहीं होती है। जब समुदाय समय के साथ विकसित होता है, वनस्पतियाँ बड़ी हो जाती हैं और समुदाय अधिक स्थापित हो जाते हैं। अनुक्रम ही यह चक्रम अवस्था काफ़ी स्थिर होती है और यह चरम समुदाय कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो सम्मिलित है, पहले तो एक प्राथमिक है, दूसरा द्वितीयक अनुक्रम। ठीक है, प्राथमिक अनुक्रम को हम पढ़ते हैं। तो प्राथमिक अनुक्रम में क्या रहेगा ना, वो तब आरंभ होता है जब कोई नया क्षेत्र, जिसमें पहले कभी कोई पारिस्थितिक समुदाय नहीं था, ठीक है, पहले कभी कोई नहीं था, में पादप और जंतु का समूहन हो जाता। ठीक है, इसमें पहले कोई क्षेत्र नहीं था, ठीक है, कोई समुदाय नहीं था, ऐसा क्षेत्र। यह भूस्खलन या लावा के कारण नव उद्भासित शैल सतहों पर हो सकता है। ठीक है, यह प्राथमिक अनुक्रम वहाँ होता है जहाँ पहले कोई समुदाय अस्तित्व में नहीं था। ठीक है, जहाँ कोई समुदाय अस्तित्व में नहीं था, जैसे कि शैलीय दृश्यायन, नए बने डेल्टा, बालू टिब्बे, ज्वालामुखी द्वीप और लावा प्रवाह के द्वारा बना स्थान। ठीक है, प्राथमिक अनुक्रम। प्राथमिक अनुक्रम के विकास को दर्शाने के लिए उदाहरण के रूप में एक मॉडल के तौर पर अनावृत सेलों का प्रवेश और उपनिवेशन है। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब प्राथमिक जो अनुक्रम है, पहले लाइकेनों के
प्रवेश से आरंभ होता है, जो अनावृत शैलों पर आकर वहाँ समूहन कर सकते हैं। यहाँ लाइकेन एक बार प्रकीर्णन के विभिन्न तरीकों से प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब लाइकेन जो होते हैं वो क्या होते हैं? लाइकेन जो होते हैं मृदा निर्मित करते हैं और निर्बल अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो धीरे धीरे सेल सतह का क्षय करते हैं। जैसे जैसे कार्बनिक उत्पाद और बालू के कण सेलों की सूक्ष्म दरारों में संचित होने लगते हैं, ठीक है, क्या होता है, मॉसेस होती है अथवा अपेक्षाकृत बड़े पादपों जैसे घासों को भी स्वयं को स्थापित करने का अवसर मिल जाता है और ये नई अस्थायी अवस्था की शुरुआत करते हैं। समय के साथ लाइकन, जिनने पादप जड़ों का वेदन संभव बनाया था, जल, प्रकाश और खनिजों के लिए अब उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते और अपेक्षाकृत बड़े तथा अधिक पोषकों की मांग करने वाले पादपों जैसे झाड़ियों और अंत में वृक्षों द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। हम समझ गए प्राथमिक अनुक्रम। यहाँ पे डायग्राम है, देखो, चट्टान, लाइकेन द्वारा, फिर घास, ठीक है, पहले चट्टान, क्योंकि वहाँ पहले किसी का कुछ नहीं था, ठीक है, पहले कोई क्षेत्र, कोई समुदाय व्यवस्था नहीं थी, कोई नहीं रहता वहाँ पे। फिर घास, फिर छोटी गाड़ी, ऊंची घास, झाड़ी, ठीक है, झाड़ी नुमा वृक्ष, निम्न वृक्ष, फिर ऊंचे वृक्ष, ठीक है। और जो द्वितीय अनुक्रम की शुरुआत हुई वो सीधे लाइकेन से हुई। प्राथमिक अनुक्रम में सीधे चट्टान। अब द्वितीय अनुक्रम देखो, यहाँ पे दे रखा है कि द्वितीय अनुक्रम तब होता है जब किसी क्षेत्र में समुदाय अत्यधिक उद्वेलित होता है, जिससे वह नष्ट हो जाता है। इसके फलस्वरूप एक नया समुदाय उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, यानी कि पहले था लेकिन नष्ट हो चुका है किन्हीं कारण से, तो वहाँ पे एक नया क्षेत्र विकसित होता है। द्वितीय अनुक्रम प्राथमिक अनुक्रम से अधिक सामान्य है और अक्सर प्राथमिक आपदाओं से आग लगने, बाढ़ आने और आंधी तूफान के साथ ही मानवीय हस्तक्षेप जैसे पेड़ों और वनों की कटाई के कारण होता है। ठीक है, अब देखो हमने द्वितीय अनुक्रम का चित्र भी देख लिया। अब देख रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र जो है और मानवीय हस्तक्षेप। अब मानव ने अपने हस्तक्षेप से तो पर्यावरण में कितना नुकसान कर रखा है हम सभी जानते हैं। फिर यहाँ पे हम पढ़ते हैं, जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य प्राकृतिक समुदायों को परिवर्तित कर सकता है और करता रहा है। हम अक्सर दुर्घटनावश अथवा जानबूझकर उन जटिल और विविध कारकों को परिवर्तित करने के दोषी होते हैं जो पारिस्थितिक तंत्रों में सूक्ष्म संतुलन बनाए रखते हैं। आज पृथ्वी की लगभग 40% प्रकाश संश्लेषी उत्पादकता का मानवीय गतिविधि द्वारा उपयोग अथवा प्रभावित किया जा रहा है। कितना? 40%। अक्सर पूर्व में हुए हस्तक्षेपों को सुधारने के लिए हम अच्छी नीयत से लेकिन बगैर उचित जानकारी के उपाय करते हैं, पर हमारे प्रयास मूलभूत जानकारी की कमी और त्रुटिपूर्ण अथवा असफल हो जाते हैं। ठीक कह रहा है बिल्कुल। ये सब दर्शाता है कि हम अभी तक उन पारिस्थितिकी तंत्रों के साथ परस्पर समन्वय के साथ रहना नहीं सीख पाए हैं जिनका हम हिस्सा हैं। तो इसमें कह रहा है कि चूँकि हम वैज्ञानिक समुदाय की ओर इन समस्याओं और उत्तरों और समाधान के लिए अभिमुख हैं, तो पारिस्थितिक विज्ञानी उन तरीकों को परिवर्तित करने में निरंतर अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जिनके द्वारा हम प्राकृतिक जगत से परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, तो चलो इतना हम समझ गए। तो लास्ट में देखो, ये प्रयास हमें करना चाहिए कि हम पारिस्थितिक तंत्रों को निम्नीकृत कराने या क्षति पहुंचाने में योगदान ना करें। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि पारिस्थितिक तंत्र को कम से कम नुकसान हो, ठीक है, कम से कम क्षति पहुंचे। अब बहुत जैसे कि आहार श्रृंखला जो होती है ना, आपको एक एग्जांपल दूं, आहार श्रृंखला में ऐसे अगर सोचो कि टिड्डे समाप्त हो जाए, ठीक है, तो जो मांसभक्षी हैं, प्राथमिक मांसभक्षी हैं, उनको तो शाक भक्षियों की ज़रूरत है, ठीक है, जो टिड्डों को खाएंगे। अब जब टिड्डे ही नहीं रहेंगे तो उनकी कमी हो जाएगी ना, टिड्डों की कमी हो जाएगी। अब टिड्डों की कमी होगी तो जो मांसभक्षी हैं वो भी वो अत्यधिक हो जाएंगे, तो पूरी आहार श्रृंखला का संतुलन बिगड़ जाएगा ना। अब सोचो, इसी प्रकार बहुत से ऐसे स्पीसीज़ हैं, ठीक है, विलुप्त होती जा रही हैं, उनसे आहार श्रृंखला बहुत प्रभावित हो रही है, इसलिए हमें उनका भी संरक्षण करना चाहिए। हम बहुत प्रश्न 5 देख लेते हैं, लास्ट है, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर है हमारा सेकंड, इसमें कह रहा है कि किसी नए पारिस्थितिक तंत्र में उगने वाले पहले पादपों को नई अग्रणी प्रजाति कहते हैं। ठीक है, चलो तो चैप्टर हमारा हो गया। ठीक है, अब आई होप आपको समझ आ गया होगा, पूरा सारांश यहाँ पे देख लीजिएगा आप। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। और साथ ही मैं आपको लास्ट बोलूँ, जो चक्रण है ना, जो अभी हमने सारे चक्रण पढ़े, उनका पूरा रिविज़न कर लीजिएगा और एक बार खुद से पढ़िएगा। ठीक है,
आपको खुद से पढ़ने में और अच्छे से समझ आएगा और रिवाइज़ रिवीजन भी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।